Friends, Namaskar. Myself Grijesh Kumar. You are welcome in this video. Friends, this video is based on practice set 24, which has been created for TET English preparation. Here, direction is given for question number 1 to 5. Read the following passage carefully and answer the question that follow. Friends, यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है जो इस प्रकार से है. चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज इसको पढ़ने के बाद आपको इससे रिलेटेड यहाँ क्वेश्चन जो दिए गए हैं इनका आंसर करना है. क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, व्हाट डिड द टॉल मैन फील अबाउट वजीर्स विजडम. यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जो पैसेज में टॉल मैन आता है वो वजीर के विजडम के विषय में, वजीर की बुद्धिमत्ता के विषय में क्या महसूस करता है. तो इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है इम्प्रेस्ड. वह जो है वजीर की बुद्धिमत्ता से प्रभावित हो जाता है. सो करेक्ट ऑप्शन इज बी. क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर दिया गया है, पीपुल केम टू द वजीर फ्रॉम ऑल प्लेसेस बिकॉज ही वाज. लोग वजीर के पास हर जगह से आते थे क्योंकि वह था. इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है ए वाइज जज. वह जो था एक बुद्धिमान न्यायाधीश था. सो करेक्ट ऑप्शन इज ए. क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द अदर मैन. जो यहाँ पर दूसरा व्यक्ति होता है उसके विषय में यहाँ पर दी गई कौन सी बातें हैं जो बहुत अच्छे से उसको उसके विषय में बताती हैं. तो यहाँ पर दिया गया है इल ड्रेस्ड, शॉर्ट, स्टैटर्ड, लाउड वॉइस. सो करेक्ट ऑप्शन इज ए. क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर दिया गया है जो इस प्रकार से है. क्वेश्चन नंबर 4 इज, हाउ डिड द वजीर डिस्कवर द रियल ऑनर ऑफ द हॉर्स. वजीर किस प्रकार से घोड़े के असली मालिक को खोज लेता है, यहाँ पर आपको बताना है. तो इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है बाई आइडेंटिफाइंग हुम द हॉर्स हैड फॉलोड. सो करेक्ट ऑप्शन इज सी. क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर दिया गया है, द स्टोरी प्रूव्स दैट. कहानी क्या सिद्ध करती है. तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा द जज वाज क्वाइट ओल्ड. सो करेक्ट ऑप्शन इज बी. क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर दिया गया है, जॉन मिल्टन वाज ब्लाइंडेड इन द ईयर 1652. व्हाट अदर इवेंट इज पेकुलियर इन द ईयर. फ्रेंड्स, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जॉन मिल्टन 1652 में ये ब्लाइंडेड हो जाते हैं और इसी ईयर में एक घटना और होती है. वो कौन सी घटना है आपको ऑप्शन से बताना है. तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है हिज वाइफ डाइड. इनकी पत्नी का जो है निधन हो जाता है. तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा. थोड़ा सा यहाँ पर एडिशनल पॉइंट की बात करते हैं. जो इनकी जिस पत्नी का निधन हुआ था उसका नाम था मैरी पावेल. जो है उनकी पत्नी का नाम था मैरी पावेल, इनकी पत्नी का नाम था. और इसका निधन जो है 5 मई 1652 में हुआ था. पहली पत्नी थी इनकी. और थोड़ा सा एडिशनल पॉइंट की बात करें तो इनकी दूसरी पत्नी का नाम कैथरीन वुडकॉक था, जिसका जो है विवाह 12 नवंबर 1656 में हुआ था. और इनकी तीसरी पत्नी थी एलिजाबेथ मैंसूल, जिसका विवाह 24 फरवरी 1662 में हुआ था. और ये जो है इनके मृत्यु तक इनके साथ रहीं. और थोड़ा सा यहाँ एडिशनल पॉइंट की बात करते हैं. कॉमस जो है एक प्रकार का मास्क है जो इनके द्वारा मिल्टन जी के द्वारा लिखा गया था. और पैराडाइज लॉस्ट जो है एक एपिक है. ये एक एपिक होता है जो कि इनके द्वारा लिखा जाता है. और यहाँ पर एक प्रश्न आपसे है कि पैराडाइज लॉस्ट ये कब इनके द्वारा लिखा गया, आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं. क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर, लिसिडास वाज रिटन इन द मेमोरी ऑफ. लिसिडास किसके यादगार में लिखा था, ये आपको बताना है ये किसके यादगार में लिखा गया था. तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है एडवर्ड किंग के विषय में जो है लिखा गया, इनके याद में लिखा गया था. सो करेक्ट ऑप्शन इज बी. थोड़ा सा एडिशनल पॉइंट की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है मेरा ये कहना है कि लिसिडास जो है एक पास्टोरल एलेजी है जो कि 1637 में लिखी गई. लिसिडास जो है ये 1637 में इनके द्वारा लिखी गई थी. और इसमें इनके मित्र जो एडवर्ड किंग होते हैं वो एक आयरिश सागर में डूब जाते हैं. तो मिल्टन जो है भाव विभोर होकर के ये रचना करते हैं. और उसके बाद जो है ये अपने आप को एक शेफर्ड के रूप में मानते हैं और ये रचना कर डालते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लाइन. यहाँ पर कुछ लाइन दी गई हैं. यहाँ पर आपको बताना है कि लाइन कहाँ से ली गई हैं, किसके द्वारा ये लाइन दी गई हैं. टाइगर्स हार्ट रैप्ड इन प्लेयर्स हाइड अबाउट शेक्सपियर. शेक्सपियर के विषय में ये लाइन किसने कहा है ये आपको बताना है. तो ये शेक्सपियर का एक घोर आलोचक होता है जिसका नाम यहाँ पर दिया गया है रॉबर्ट ग्रीन. ये इनके द्वारा लाइन कही गई है. इनकी आलोचना, शेक्सपियर की आलोचना रॉबर्ट ग्रीन ने इस लाइन में की है. सो करेक्ट ऑप्शन इज डी. क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, वेयर फ्रॉम दीज लाइन्स हैव बीन टेकन. लाइन है, गुड फ्रेंड्स फॉर जीसस सेक फॉर वियर टू डिग द डस्ट इंक्लूज्ड हेयर ब्लेस बी द मैन दैट स्पेयर्स दीज स्टोन्स एंड कस्ट बी ही दैट मूव्स माई बोन्स. ये लाइन
दी गई हैं, कहाँ से दी गई हैं, ये लाइन कहाँ से ली गई हैं, आपको बताना है। इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है शेक्सपियर्स टॉम, शेक्सपियर के टॉम से ली गई हैं यहाँ पर ये लाइनें। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। तो यहाँ पर थोड़ा सा एडिशनल पॉइंट की बात करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर एडिशनल पॉइंट के रूप में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये रचनाएं जो हैं इंग्लैंड में जहाँ पर शेक्सपियर को दफन किया गया था वहाँ पर लिखी गई थी, उनकी कब्र के पास। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ज़्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन के लिए इसमें अभी फ़िलहाल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 इज़ व्हाट इज़ द थीम ऑफ द प्रोलेटेरियन नावल। प्रोलेटेरियन नावल का थीम क्या है? तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है वर्किंग क्लास। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। ये इसका जो है आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं यहाँ पर इसके लिए। द इंटेंशन ऑफ द राइटर्स ऑफ प्रोलेटेरियन लिटरेचर इज़ टू लिफ्ट द वर्कर्स फ्रॉम द स्लम बाय इंस्पायरिंग देम टू एम्ब्रेस द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ सोशल चेंज और पॉलिटिकल रिवोल्यूशन। तो यहाँ पर मेरे कहने का मतलब है कि इसके पीछे जो इंटेंशन था, जो इरादा था लिखने का, ये था कि जो वर्कर्स हैं उनका उत्थान हो और उन जिस बस्ती में वो रह रहे हैं उसका भी उत्थान हो। इस प्रकार से एक राजनीतिक क्रांति का जो है उत्थान हो। ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है ए कैरेक्टर विच रिमेन्स ऑलमोस्ट अनचेंज्ड थ्रू आउट द स्टोरी इज कॉल्ड। एक ऐसा कैरेक्टर जो पूरी कहानी में एक बिना चेंज हुए रहता है, अनचेंज रहता है, तो उसको क्या कहा जाता है? यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है फ्लैट कैरेक्टर। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। यहाँ पर फ्रेंड्स आपसे एक प्रश्न है कि राउंड कैरेक्टर, डायनेमिक कैरेक्टर और कैरिकेचर ये क्या होते हैं? आप कमेंट के माध्यम से बताएं। थोड़ा सा ज्ञान का आदान प्रदान अगर हो जाता है जिसमें ज्ञान बढ़ता ही है, घटता नहीं है, तो कमेंट आप अवश्य करें। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है द लिरिकल बैलेट्स वर टू बेटर अप्रिसिएटेड इन अमेरिका दैन इन इंग्लैंड द फर्स्ट एडिशन पब्लिश्ड इन अमेरिका इन ईयर। यहाँ पर लिरिकल बैलेट के पब्लिकेशन के विषय में पूछा जा रहा है आपसे। तो यहाँ पर इसका पब्लिकेशन ईयर दिया गया है 1798। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 13 द टर्म डिस्टोपिया इम्प्लाइज। ये टर्म डिस्टोपिया जो है ये क्या इम्प्लाई करता है, मतलब इसका क्या अर्थ होता है, ये आपको बताना है। इसका यहाँ पे आंसर दिया गया है अनप्लीजेंट इमेजिनरी वर्ल्ड। जो काल्पनिक संसार की कल्पना बात होती है तो उसको डिस्टोपिया कहा जाता है, जो अनप्लीजेंट होती है। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है यहाँ पे द लाइन दिस इज़ द नोबलेस्ट रोमैन ऑफ देम ऑल इज सेड। ये लाइन किसके द्वारा कही गई है? तो इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है एंटोनियो, जो कि जूलियस सीजर में होता है। एंटोनियो के द्वारा ये बात कही जाती है। थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेनेशन की बात कर लेते हैं। ये लाइन जो होती है जूलियस सीजर की एक्ट 5 और सीन 5 की है। ये एक्ट 5 और सीन 5 की बात है। और यहाँ पर जो ये एंटोनियो होता है ये बात ब्रूटस के लिए यहाँ पर बोलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 इज हर्मिया इज़ अ कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स। हर्मिया जो होती है ये शेक्सपियर की किस रचना में पात्र होती है? जिसका आंसर यहाँ पर दिया गया है मिडसमर नाइट्स ड्रीम। ये जो है इस रचना में पात्र होती है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ एडिशनल पॉइंट की बात करते हैं। तो रोमियो जूलियट और टू जेंटलमैन ऑफ विरोना और मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसोर ये जो है कब जो है लिखी गई, इनका ईयर आपको बताना है कमेंट के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 16 इज हु एक्सप्रेसेस द कॉमन जजमेंट ऑफ हुम व्हेन ही सेज आई डू नॉट रिमेंबर दैट माई बुक आर पर्सन और इवेंट इन माई लाइफ एवर मेड सो ग्रेट एन इम्प्रेशन अपॉन मी इज द प्लेस ऑफ शेक्सपियर। ये लाइन जो है किसके द्वारा कही गई है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर यहाँ दिया गया है गोइथ। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 वेयर फ्रॉम दीज लाइन्स। ये लाइन कहाँ से ली गई हैं आपको बताना है। एक स्टेंजा है पूरा। फियर नो मोर द हीट ऑफ द सन नॉर द फ्यूरियस विंटर्स रेजेस दाई वर्ल्डली टास्क हैज़ डन होम आर्ट गॉन एंड टेकन दाई वेजेस। ये लाइन, ये स्टेंजा कहाँ से लिया गया है ये आपको बताना है। तो इसका यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शंस आर गिवन हियर। ये लाइन जो है सिम्बलिन से ली गई है, जो कि शेक्सपियर की एक ट्रेजेडी है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 विच ड्रामा ऑफ शेक्सपियर वाज नॉट इंक्लूडेड इन द फर्स्ट फोलियो ऑफ 1623 बाय हेमिंगीज एंड कॉन्डेल।
यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि 1623 में जो शेक्सपियर की फोलियो का पब्लिकेशन हुआ था, इसमें हेमिंगीज और कॉन्डेल ने किस ड्रामा को जो है इंक्लूड नहीं किया था, अर्थात बाहर कर दिया था। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है पेरिक्लीस। पेरिक्लीस को जो है बाहर किया गया था। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 इज वीनस एंड एडोनिस बाय शेक्सपियर वाज रिटन इन स्टेंजाज ऑफ। वीनस एंड एडोनिस जो कि शेक्सपियर की एक पोयम है, ये किस प्रकार के कितने स्टेंजा, सॉरी यहाँ पर पूछा जा रहा है कितने लाइन में ये लिखी गई है। तो यहाँ स्टेंजा पूछे हैं लेकिन ये लाइन दी गई हैं, तो स्टेंजा नहीं बल्कि ये लाइन होना चाहिए। तो ये 6 लाइन में है, जिसमें से एक क्वाड्रेंट है और एक कपलेट है। क्वाड्रेंट 4 लाइन की होता है, 4 लाइन का होता है, और कपलेट जो होता है 2 लाइन का। तो इस प्रकार से 6 लाइन। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 इज बेस्ट वर्क्स ऑफ शेक्सपियर वाज डन। शेक्सपियर के सबसे अच्छे कार्य यानी लेखन कार्य जो इनके थे वो कब सबसे अच्छे से किए गए थे। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है आफ्टर 1603, 1603 के बाद ये पूरे किए गए थे। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 इज वेयर फ्रॉम दीज लाइन्स हैव बीन टेकन। लाइन्स आर आवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड ए फॉरगेटिंग द सोल दैट राइजेज विद अस आवर लाइफ्स स्टार हैथ हैड एल्सवेयर इट्स सेटिंग। ये लाइन आपको बताना है कि कहाँ से ली गई है। तो 21 के लिए यहाँ पर आंसर दिया गया है इमिटेशन ऑफ इमॉर्टिलिटी। इमिटेशन ऑफ इमॉर्टिलिटी से ये लाइन ली गई है। फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन है कि ये इमिटेशन ऑफ इमॉर्टिलिटी ये किसके द्वारा लिखी गई है, और यहाँ पर ऑप्शन बता देते हैं। इसका बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर दिया गया है द टाइप ऑफ फिक्शन हुज सेटिंग इज इन द मेडिवल पीरियड ऑफन इन अ ग्लूमी कासल रिप्लेट विद डंजन सबटर्नियन पैसेज एंड यूज ऑफ घोस्ट एंड मिस्ट्रीज इज कॉल्ड। यहाँ पर आपको ये बताना है कि मेडिवल पीरियड में जो रचनाएं की गई थी वो किस प्रकार की रचनाएं होती हैं, किस प्रकार की रचनाओं में शामिल होती हैं, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है एपिस्टलरी नॉवेल। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। यहाँ पर थोड़ा सा इसके एक्सप्लेनेशन की बात कर लेते हैं। ये जो टर्म लिया गया है गोथ्स, ये जर्मेनिक ट्राइब के लिए यूज़ किया गया है। गोथ जो होता है ये जर्मेनिक ट्राइब के लिए होता है। गोथिक जो होते हैं इनको एक्सटेंड किया गया है यहाँ पर इस कहानी में, और ये मेडिएवल पीरियड में लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 इज व्हाट इज़ पोएटिक लाइसेंस। पोएटिक लाइसेंस जो कि लिटरेरी टर्म पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। पोएटिक लाइसेंस क्या होता है, तो यहाँ पर दिया गया है लिबर्टीज विद लैंग्वेज एंड फैक्ट इन पोएट्री। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 इज इट इज़ बिलीव दैट शेक्सपियर वाज फाउंड गिल्टी ऑफ डियर पोचिंग इन द गार्डन ऑफ। ऐसा माना जाता है कि शेक्सपियर ने एक हिरन का जो है शिकार किया था, जिसके लिए इनको दोषी ठहराया गया था। किसके गार्डन में ये जो है घटना हुई थी, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर दिया गया है इसका आंसर टॉमस लूसी। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन की बात कर लेते हैं। निकोलस रो एक होता है जो शेक्सपियर के बायोग्राफर होते हैं, इनकी जीवनी लिखने वाले होते हैं, और इन्होंने ही इसके बारे में इस घटना के विषय में बताया था कि टॉमस लूसी ने जो है इनको ब्लेम किया था इस घटना के लिए। और इसके बाद शेक्सपियर ने जो है इसके बदले में एक रचना की थी, और उसमें जो है इन्होंने इसको क्रिटिसाइज़ किया था, और वो इनकी एक डेरोगेटरी बैलेड थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 इज गिवन हियर। यस, 25 इज एज फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 25 द अनब्रोकन फ्लो ऑफ थॉट एंड अवेयरनेस इन द वेकनिंग माइंड इज कॉल्ड। यहाँ पर आपको इसका आंसर करना है। थोड़ा सा ये लिटरेरी टर्म पर ही बेस्ड मानकर चलिए कि इस अनब्रोकन फ्लो ऑफ थॉट यानी कि विचारों का टूटा हुआ जो प्रवाह होता है, इसके लिए आपको यहाँ पर बताना है। तो ये होता है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना की प्रवाह इसको आप कह सकते हैं हिंदी में। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 26 विच वन ऑफ द राइट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ शेक्सपियर्स मेजर ट्रेजेडीज। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि शेक्सपियर ने जो ट्रेजेडीज लिखी थी उनका सही सीक्वेंस क्या है। तो यहाँ पर दिया गया है हामलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। फ्रेंड्स, इसके लिए एक ट्रिक है हुकम इसके लिए एक ट्रिक होती है जिसके माध्यम से इनके ट्रेजेडीज को क्रम से याद किया जा सकता है, हुकम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 शेक्सपियर वाज नॉट
ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम वाज अटर्ड बाय। ये बात किसके द्वारा शेक्सपियर को कही गई है, यहाँ पर आपको बताना है। 27 के लिए यहाँ पर आंसर दिया गया है बेन जॉनसन। बेन जॉनसन ने जो है शेक्सपियर को ये बात कही थी उनकी प्रशंसा में। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, विच वन वाज मिल्टन्स फेवरेट। मिल्टन की फेवरेट रचना कौन सी थी, ये आपको बताना है। पैराडाइज रिगेंड यहाँ पर दिया गया है, इनकी ये बहुत ही फेवरेट रचना थी। पैराडाइज लॉस्ट जो है इनकी एक रचना थी, एक एपिक है जिसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये एक प्रकार की एपिक है। और सैमसंग एगोनिस्टी जो है ये इनका प्रोज जो है वर्क है। बाकी तो ठीक ही है। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 इज व्हेन वाज वर्ड्सवर्थ लॉरेटेड। वर्ड्सवर्थ को जो है कब लॉरेट किया गया था, यानी कि इनको महाकवि कब जो है अपॉइंट किया गया था, यहाँ पर आंसर करना है आपको। इसका आंसर दिया गया है 1843, 1843 में इनको जो है पोएट लॉरेट माना गया था। थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। यहाँ पर 1843 में जब सुदे की मृत्यु हुई उसके बाद जो है वर्ड्सवर्थ को पोएट लॉरेट घोषित किया गया और यहीं इसी पद के साथ ये 80 साल की उम्र में 23 अप्रैल 1850 में जो है अंतिम सांस लिए थे। और एक एडिशनल पॉइंट की बात करते हैं, ये अंतिम समय तक जहाँ पर थे उसका स्थान का नाम होता है रीडल माउंट। क्या होता है? रीडल माउंट स्थान का नाम होता है रीडल माउंट, जो है रीडल माउंट पर जो है ये रहते थे अंतिम समय तक। क्वेश्चन नंबर 30, हु कॉल्ड शेक्सपियर स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसीज चाइल्ड। ये बात शेक्सपियर के लिए किसने कही है, यहाँ पर आपको आंसर करना है। तो 30 के लिए यहाँ पर आंसर दिया गया है मिल्टन। मिल्टन ने जो है शेक्सपियर को ये बात कही थी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, ना अच्छा लगे डिसलाइक करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यदि इस वीडियो से आपको कुछ लाभ मिलता है तो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट नोटिफिकेशन एज सून एज you wish. Thank you for watching this video and sharing your valuable time.